नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, फलित ज्योतिष के सिद्धांत में आज अध्याय 52 की बात करेंगे। ये लेसन हमारा 52 है। इसमें हम मिथुन लगन की बात करेंगे। हमने मेष लगन के बारे में बताया, वृष लगन के बारे में बताया। अब हमारी तीसरी लगन जो है वो मिथुन लगन है। इसमें कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। सिद्धांत हमारे जो हमने लिखाए हैं आप लोगों के लिए वही सिद्धांत रहेंगे। 12 लगनों की बात करेंगे हम। आज हम तीसरी लगन मिथुन की बात करते हैं। मित्रों, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, समग्रह, मारक ग्रह, हमने 4 ग्रहों की चर्चा लेकर के चल रहे हैं। तो शुभ ग्रह अब आप समझ पाए होंगे, तीसरी कुंडली है हमारी, है तीसरी लगन की बात हो रही है और बता देते हैं आसानी से। लगने क्या सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है कि लगने सदैव शुभ होता है। तो मिथुन राशि का स्वामी कौन हुआ? वो बुध हुआ। बुध को हमने नैसर्गिक रूप से क्या बताया था? उसको नपुंसक बताया था, सम बताया था। लेकिन यहाँ क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली जो ग्रह रहेगा वो कौन? लग्नेश रहेगा। लगन का मालिक है वो, उस शरीर का, उस स्वयं जातक का कौन मालिक है? बुध मालिक है। तो बुध क्या हुआ? लग्नेश सदैव शुभ होता है, तो हमने शुभता में उसको लिख दिया, शुभ ग्रहों की कैटेगरी में आ गया। दूसरा पॉइंट हमारा जो चला उसमें वो त्रिकोण की बात हुई है। ये त्रिकोण भी है और लगन भी है, केंद्र भी कहते हैं इसको। तो इसकी चर्चा हो गई। अब 5वां भाव, जहाँ की राशि कौन है? तुला राशि है। 5वें भाव में तुला राशि है और तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। देखिए, आपको स्वामी भी याद हो जाएंगे जो हम पहले ही बता चुके हैं पहली दूसरी वीडियो में। तो ये शुक्र हो गया। और त्रिकोण भी क्या होते हैं? हमेशा शुभ होते हैं। त्रिकोण हमेशा शुभ होते हैं। जब त्रिकोण शुभ होते हैं तो उनका स्वामी भी शुभ हो गया। तो हमने शुभ ग्रह की कैटेगरी में शुक्र को रख दिया। अब पहुंचते हैं हम 9वें भाव पर। 5, 6, 7, 8, 9, बार बार ये नहीं गिनने। अब आप गिनना जान गए होगे, समझ रहे हो कौन सा भाव क्या है। फिर ये 9वें भाव पे पहुंच गए। ये त्रिकोण है हमारा, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। राशि कोई भी हो सकती है, इसीलिए तो हम राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाव वही रहेंगे। 9वें भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। और कुंभ का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। नैसर्गिक रूप से हमने क्या बताया था उसको? नैसर्गिक रूप से शनि को पापी बताया था, अशुभ बताया था। लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ वो आकर के शुभ हो गया। तो देखिए, नैसर्गिकता उसकी अलग है और लगन के आधार पर, कुंडली में लगन के आधार पर ग्रह की क्या स्थिति है ये समझना बहुत जरूरी है और इसी से फलित हमारा आगे बढ़ेगा। तो हमने यहाँ शनि को भी शुभ प्रभाव में लिख दिया। अब कौन कौन से शुभ हो गए? लग्नेश शुभ हो गया, पंचमेश शुभ हो गया, नवमेश शुभ हो गया। मतलब बुध शुभ हो गया, शुक्र शुभ हो गया और शनि शुभ हो गया। तीसरे पॉइंट में बात आई हमारी केंद्र की, कि केंद्र, लगन बता दी, लग्नेश के बारे में, त्रिकोण के बारे में बता दिया। फिर किसके बारे में चर्चा हुई? सिद्धांत में हमारी चर्चा हुई है केंद्र। हम देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जैसे हमने बताया आपको वैसे ही चल रहे हैं। तो ये केंद्र हो गया हमारे, ये चारों भाव केंद्र के हो गए। तो इससे को तो छेड़ना ही बेकार है, क्योंकि ये तो सदा शुभ रहता है। अब आगे 4थे भाव की बात, 7वें भाव की बात और 10वें भाव की बात। भाव ये चौथा ही हुआ, 1, 2, 3, 4 यहीं से गिनेंगे। 5, 6, 7 7वां भाव, 8, 9 और 10वां भाव। तो कौन कौन से भाव हुए? चौथा, 7वां और 10वां। पहला भाव हमारा शुभ हो गया, उसकी चर्चा नहीं करनी है। अब चौथे भाव में कौन सी राशि है?
चौथे भाव में हमारी कन्या राशि है, और कन्या राशि भी किसकी राशि है? वो बुध की राशि है। मिथुन राशि और कन्या राशि बुध की राशि होती हैं, इसलिए बुध भी शुभ हुआ, क्योंकि ये लग्नेश है। ये साहचर्य का नियम लगता है हर जगह। हमने यहाँ पे भी बताया आपको, दूसरे और 12वें भाव के मालिक की दूसरी राशि जिस भाव में होती है उसके हिसाब से फल देते हैं। तो ये लग्नेश तो हमेशा शुभ हुआ। और इसकी जब बुद्धि इसका स्वामी है, बुध इसका स्वामी, तो बुध क्या हो गया? शुभ हो गया। तो हमें इसको भी नहीं छेड़ना। अब आते हैं हम यहाँ 7वें भाव। 7वें भाव के स्वामी कौन है? गुरु हैं। धनु राशि है, धनु के स्वामी गुरु होते हैं, और 10वें भाव के भी स्वामी गुरु हैं। तो यहां से कैसे हो गए? वो सम हो गए। केंद्र के स्वामी कैसे माने जाते हैं? न शुभ हो तो शुभ फल नहीं देते, और अशुभ ग्रह हो तो अशुभ फल नहीं देते, इसलिए वो सम हो जाते हैं। तो हम इनको सम मान लेते हैं। सम हो गया हमारा गुरु, लेकिन गुरु कहाँ का मालिक है? दूसरा और 7वां भाव मारक होता है, इसलिए इसको हम मारक भाव में लिख देते हैं। गुरु क्या हो गया हमारा? मारक भाव का स्वामी हो गया, मार्केश हो गया। चंद्रमा को मार्केश नहीं कहेंगे, तो आगे चलते हैं, चंद्रमा पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं हम, इसको केंद्र को देखा तो यहाँ पे गुरु मारक हो गया। वैसे ये सम की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जब एक जगह आ गया तो सम में तो उसका प्रभाव कुछ होगा ही नहीं, इसलिए सम में लिखने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात, चौथी बात जो कही गई है वो त्रिक की कही गई है। त्रिक में कौन कौन होते हैं? त्रिक में छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव होता है। त्रिक में कौन कौन से भाव होते हैं? त्रिक में होते हैं छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। अब छठे भाव को देखिए आप। छठे भाव में कौन सी राशि है? छठे भाव में है हमारी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। अब इसकी मंगल की दूसरी राशि कहाँ है? वो 11वें भाव है। 11वां भाव त्रिषडाय का है, 3, 6 और 11। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह क्रूरता देते हैं और शुभ ग्रह शुभता देते हैं, ये मान के चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी ये अशुभ हो गया और यहाँ पे भी अशुभ हो गया। छठे भाव में भी अशुभ और त्रिषडाय से 11वें भाव में भी अशुभ। तो इसको हम मंगल को अशुभ ग्रह की श्रेणी में लिख देंगे। तो अब मंगल अशुभ हो गया। त्रिषडाय त्रिक के बाद में अब त्रिषडाय की बात करें। त्रिषडाय कौन कौन से होते हैं? 3, 6 और 11वां भाव। तो तीसरे भाव की बात कर लें। तीसरे भाव में शुभ ग्रह तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ। तो सूर्य कैसा है? अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो इसलिए इसको भी, सूर्य को भी हम अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। ठीक। मंगल की बात छठे से देखें तो छठे की बात मंगल की हो गई। अब आते हैं हम कहाँ? अब आते हैं नहीं 3, 6 और 11। तो ये 2 ग्रह हमारे किस में आ गए? ये आ गए अशुभ ग्रहों में। इसके बाद में अब क्या रह गया? तुम्हारा मारक रह गया। तो मारक में गुरु तो हो ही गया। चंद्रमा, चंद्रमा को मारक नहीं माना जाता, चंद्रमा को मारक नहीं माना जाता, और न सूर्य को मारक माना जाता। इनको मारकत्व प्राप्त नहीं है। शास्त्रों में कहा है कि मार्केश यदि सूर्य बन जाए या चंद्रमा बन जाए तो उनको मारक होने का दोष नहीं लगता उनकी। फिर दूसरी हमने बताया आपको सिद्धांत में कि दूसरे और 12वें भाव के स्वामी की नैसर्गिक जैसा उसका गुण होता है उसी के आधार पर वो फल देता है। तो चंद्रमा को हम मार्केश होने के साथ साथ वो शुभ ग्रह भी है, तो इसको हम सब में डाल देते हैं। तो सब में डाल तो इसलिए दें, वैसे तो ये शुभ प्रभाव की तरफ को जाएगा, नेगेटिव प्रभाव में ये नहीं जाएगा, ये मान करके आप चलिए। अब क्या रह गया? अब कुछ भी नहीं रहा। सारे भावों की चर्चा हो गई। तो इस प्रकार से हमने ये ग्रहों के बारे में बताया। अब ये मान के चलिए, इसमें एक बात रह गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिथुन लगन, बुध की जो लगने हैं दोनों, चाहे वो मिथुन लगन हो चाहे वो कन्या लगन हो, तो उसमें गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया। ये कहा है कि एक ग्रह की
दोनों राशि यदि केंद्र भाव में पड़ जाएं तो वो केंद्राधिपति दोष से दूषित हो जाता है, उसे केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो हम ये मान के चलें कि यहाँ वैसे भी गुरु जो है अशुभ हो गया, क्योंकि वो केंद्र का ही स्वामी दोनों जगह का। और अब मान लीजिए छठी राशि यहाँ आ जाए तो तीसरी राशि यहाँ आएगी, 3, 4, 5, 6, तो फिर ये 9वीं और 12वीं राशि यहाँ आ जाएगी गुरु की, तो 20 के लिए दोष लग जाएगा। तो ये कहा गया है शॉर्ट में समझने के लिए कि यदि बुध की लगन आई हो तो उसमें गुरु वैसे भी पीड़ित हो जाता है, दोष लग जाता है। उस दोष को क्या कहते हैं? केंद्राधिपति दोष कहते हैं। केंद्र का अधिपति होना, केंद्र के भाव का स्वामी होने पर उसको केंद्राधिपति दोष कहते हैं। उसको दोष लग जाता है, अर्थात वो शुभ नहीं रहता। तो हमने वो मारक में ही डाल दिया, तो अशुभ तो वो है ही है। तो यहाँ पे भी हम अशुभ में चाहो आप तो यहाँ हम इसको अशुभ में लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अब आगे हम जब यहाँ पहुँचेंगे इनकी लगन पे, गुरु की लगन पे पहुँचेंगे, तो गुरु की लगन में बुध जो है इसी कंडीशन में बुध हो जाएगा। फिर बुध को वहाँ का जो है केंद्राधिपति दोष लगेगा। जब हम धनु पे और मीन राशि पहुँचेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ ये है कि बुध की लगन में गुरु पीड़ित हो जाता है और गुरु की लगन में बुध पीड़ित हो जाता है, केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ये एक सिद्धांत है, इसको मान के चलिए। वो अशुभ रहता है, शुभ ग्रह होने के बावजूद भी अशुभ रहता है। ये हमारी चर्चा शास्त्रों में की गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम अब इसी में। तो शुभ ग्रह कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र और शनि। ये कैसे ग्रह हो गए? शुभ ग्रह हो गए, ठीक है। अब अशुभ ग्रह कौन से हो गए? मंगल, सूर्य और गुरु। सम चंद्रमा हो गया, गुरु मार्केश हो गया। तो हम यदि और पॉजिटिव करना चाहते हैं, कहीं मान लीजिए इनकी डिग्री वगैरह कुछ कम है या कुछ कहीं पीड़ित हो रहे हैं किसी तरह से, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनके हम रत्न पहना सकते हैं। इनके रत्न पहनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि शुभ ग्रहों के रत्न पहनाए जाते हैं, अशुभ ग्रहों के रत्न नहीं पहनाए जाते। ये उपाय के रूप में आपको बताई दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? त्रिकोण हो गया। 1 और 5 और 9 के स्वामी हो गए ये। और ये भी है कि जो लगन होती है उसका 5वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का उसका मित्र ही होता है। हर एक लगन में ये देखना। तो ये मान के चलेंगे त्रिकोण के स्वामियों के यदि रत्न पहनाए जाएं तो वो शुभ फल देंगे। तो क्या हम मंगल का पहना सकते हैं, सूर्य का पहना सकते हैं, गुरु का पहना सकते हैं, चंद्रमा का पहना सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये अशुभ ग्रह हैं। तो ये और अशुभता। रत्नों का काम क्या है? उसको धारण करने से उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाना। यदि हमने अशुभ ग्रह के रत्न पहन लिए तो उसकी ऊर्जा और बढ़ेगी, तो और अशुभ हो जाएंगे। पहनना किसका है? जो शुभ है, जो हमें और शुभता दे। ये बात आप आसानी से समझ पाए होंगे मित्रों। यदि आपको फलित ज्योतिष का जो हमारा चल रहा है सिद्धांतों के आधार पर कोर्स, यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।